हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम +1 क्लास के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमने पहले क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि सम बेसिक्स पढ़ रहे थे हम फिजिक्स के, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो उसमें हम फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर पढ़ रहे थे। दो फोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था, कौन कौन सी थी। पहली थी ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी कौन सी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आज हम तीसरी फोर्स के बारे में बात करेंगे। तीसरी फोर्स कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या है, स्ट्रॉन्ग मतलब न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या होती है, नेचर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, आपको पता है न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं, न्यूक्लियस के अंदर चलते हैं। प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इस तरह से, ठीक है। बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो आपको पता है जब प्रोटॉन प्रोटॉन पास आएंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन क्या आएंगे, पास आएंगे, तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होता है। क्या होता है, एक्चुअल में रिपल्सन होता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर ऐसी कौन सी पावर है जो इन प्रोटॉन्स बहुत सारे प्रोटॉन्स है, इनके बीच में रिपल्सन होने के बावजूद इनको आपस में बांध के रखता है। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो प्रोटॉन्स में रिपल्सन होने के बावजूद इनको क्या करती है, न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखती है। वो फोर्स कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स, क्या लिखेंगे, द फोर्स which acts among the nucleons कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो कंबाइनली दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको कंबाइनली हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो द फोर्स व्हिच एक्ट्स अमंग द न्यूक्लियॉन्स, अमंग द न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या है, इसका प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है ये फोर्स। या फिर आप इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हो, द फोर्स which binds together the nucleons in the nucleus, कि जो फोर्स न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध के रखती है, बाइंड करके रखती है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो आगे देखो इसकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स आज तक कोई फाइंड आउट
नहीं हुई है फंडामेंटल फोर्सेज में, ठीक है। सेकंड, इसकी रेंज देखो बेटा कितनी होती है। तो मान लो प्रोटॉन प्रोटॉन पास पास ला रहे हैं, पास पास ला रहे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कब तक, 10 की पावर -15 मीटर। अगर 10 की पावर -15 मीटर की रेंज के अंदर इनके बीच में डिस्टेंस होती है तो फोर्स कौन सी लगेगी, अट्रैक्टिव। जी हाँ, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी कौन सी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी न्यूक्लियस के अंदर। कब तक, इस रेंज तक। अगर इस रेंज से थोड़ा सा भी इधर उधर आगे हो गए, थोड़ा सा भी डिस्टेंस इनके बीच में ज्यादा हो गया, तो फिर क्या लगेगा, इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 10 की पावर -15 मीटर, देन कौन सा फोर्स लग जाएगा, इनमें रिपल्सन लग जाएगा। तो इससे क्या पता चला आपको, मान लो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, दोनों पास पास ला रहे हैं, कौन सा लगेगा, रिपल्सन। लेकिन जैसे ही एक सर्टेन अमाउंट के बाद, मान लो 10 की पावर -15 के बाद इसमें क्या हो जाता है, डिस्टेंस और कम हो जाता है, 10 की पावर -15 मीटर से थोड़ा सा और क्लोज आ जाते हैं, तो उस टाइम इनमें क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। तो समझ में आया आपको कि प्रोटॉन्स जब तक इस डिस्टेंस तक, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, 10 की पावर -15 मीटर, इस डिस्टेंस तक या इससे कम, इससे ज्यादा क्लोज होते हैं, इस डिस्टेंस तक या इससे ज्यादा क्लोज होते हैं, तो उनमें कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा भी दूर चले गए तो कौन सा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। तो इस फोर्स की जो रेंज है, रेंज कितनी होती है, 10 की पावर -15 मीटर। कि अगर दो प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस ये है, तब तक तो ये फोर्स काम करेगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा चला गया तो ये फोर्स काम नहीं करेगा। फिर कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। कौन सा फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगा, ठीक है बेटा। तो इस फोर्स में ये क्या होता है, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्यों होता है बेटा, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी क्या है, अट्रैक्शन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी क्या है, अट्रैक्शन है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन है। तो इसी अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं, न्यूक्लियॉन्स बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये होती है सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स नेचर में। इसके बाद में आते हैं जो अपनी लास्ट और फोर्थ फंडामेंटल फोर्स है, कौन सी है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये अपने ज्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं है, चौथी जो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, बहुत कम केसेस में ये देखने को मिलती है। कब मिलती है देखने को, देखो मान लो कोई एटम है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मान लो जब ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव होगा, क्या होगा, रेडियो एक्टिव। अब ये रेडियो एक्टिव क्या होता है बेटा, जिसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती है। रेडिएशंस में क्या क्या होता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, कोई सी भी रेडिएशन हो सकती है। तो इन रेडिएशन में जो बीटा इमिशन होता है, बीटा इमिशन, बीटा के साथ एक और निकलता है, बीटा नेगेटिव के साथ क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो, और बीटा पॉजिटिव के साथ क्या निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है। तो देखो बेटा क्या होता है, अभी आपके लेवल की नहीं, ये +2 क्लास में आएगी। तो न्यूक्लियस के अंदर से क्या निकलते हैं, बीटा पॉजिटिव या फिर बीटा नेगेटिव, एक किस्म से आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो जब न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो उस टाइम इसके साथ एक और एंटी पार्टिकल निकलता है, कौन सा, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। तो इस बीटा पार्टिकल के बीच में और न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो जो निकलता है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है,
वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये सिर्फ कहां पे होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में। तो क्या लिखोगे? वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between beta particle and न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो is known as weak nuclear force। weak nuclear, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है बहुत ज्यादा वीक होता है ये, ठीक है। तो क्या लिखोगे? दिस फोर्स इज वेरी वीक, दिस फोर्स इज वेरी वीक। इसकी भी रेंज कितनी होती है? रेंज इसकी भी कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है बेटा। तो ये था अपने पास क्या? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हमने चारों फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ लिए। इसके बाद अपने को क्या करना है? कुछ कंजर्वेशन लॉज आते हैं हमारी फिजिक्स में, सम कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा। इसके बाद आते हैं अपने, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये जो हमने फोर्स पढ़ी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब कितनी एक दूसरे से ज्यादा ये कम होती है, कितने गुना होती है। तो सबसे पहले तो हम इनका क्या लिखेंगे? एक स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी उसके बाद आती है, कौन सी उसके बाद आती है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम। क्या सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ये है सबसे स्ट्रॉन्ग। इसके बाद में क्या आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसके बाद में क्या आती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे जो वीक होती है वो क्या होती है? ग्रेविटेशनल सबसे वीक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ हम देखेंगे तो क्या आएगी? अगर न्यूक्लियर फोर्स 1 न्यूटन है, क्या है? 1 न्यूटन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या आएगी? 10⁻⁻2 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा होती है। अब ये अगर 1 है, ये 10⁻⁻2 है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी? 10⁻⁻13 मीन्स ये 1 न्यूटन है तो ये कितनी होगी? 1/10⁻13, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या आएगी? 10⁻38। तो ये है इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है बेटा। तो ये थे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब इसके बाद में रेंज वगैरह के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बाकी सब कुछ इनका पढ़ चुके हैं हम। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ थी। अब देखो हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉज इन नेचर या फिजिक्स। कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स। सम कंजर्वेशन लॉज इन
कंजर्वेशन लाते हैं फिजिक्स। तो इनमें से कुछ लास्ट तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इनमें से कुछ एक क्लास तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे की। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा? +918813095985